समर श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समर, हम पहली तस्वीरें देख रहे हैं अदालत के अंदर, अतीक अहमद और बगल में उसका भाई अशरफ, और इसी समय बेटे की मौत की जानकारी मिली थी। फिर क्या हुआ? बिल्कुल गौरव, जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही हैं, और एक खबर ये भी है कि अतीक अहमद को जैसे ही इस खबर के बारे में पता चला कि अब उसका बेटा नहीं बचा है और पुलिस इनकाउंटर में मारा गया है, वो फूट फूट कर रोया है कोर्ट के अंदर। यही नहीं, अतीक ने बाहर आकर नैनी जेल के करीब पहुंचकर ये भी कहा है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है और असद की मिट्टी में मेरे जाने के लिए व्यवस्था कराई जाए, जिससे मैं असद की मिट्टी में जा सकूं। ये बड़ी अपडेट आज तक मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ी खबर है। अतीक अहमद ने नैनी जेल जाते वक्त ये बात कही है कि उसे अफसोस है और ये सब उसकी वजह से ही हुआ है, और उसने ये मांग करी है प्रशासन से, प्रयागराज के, कि ये व्यवस्था कराई जाए कि असद की जहां भी और जब भी मिट्टी हो तो अतीक अहमद को वहां ले जाने की और वहां पर मौजूद रहने की व्यवस्था करी जाए। ये एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि ये अतीक अहमद वही अतीक अहमद है जिसके ऊपर 100 के ऊपर केस लदे हुए हैं, और इस बीच में अतीक अहमद का ये कहना, ये बोलना एक बड़ा मैसेज उत्तर प्रदेश से जाता है, और उसी बीच में असद की हत्या होना। और आप समझ सकते हैं, मैं इस वक्त उमेश पाल हत्याकांड, उमेश पाल की परिवार के साथ मौजूद हूं। यहां पर हलचल बढ़नी शुरू हो गई है। उमेश पाल का परिवार बातचीत करने गौरव कुछ ही क्षणों में बाहर आ रहा है, आप तस्वीरें देख सकते हैं। अभी कुछ ही क्षणों में उमेश पाल का जो परिवार है वो बाहर आएगा और आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से उमेश पाल इस पूरे मामले, उमेश पाल के परिवार जो है वो इस पूरे मामले पर क्या बोलता है। उनकी जो मदर है, उनकी जो, ये देख सकते हैं दरवाजा खुल रहा है और कुछ ही क्षणों में अभी यहाँ पर मौजूद होंगी उनकी धर्मपत्नी और उनकी माता, तो वो बताएंगी उनकी माता जी की आखिर वो क्या कहना चाहेंगी इस पूरे मामला पर। तो ये बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, दो पुलिसकर्मी भी मारे गए थे उसमें, 2 पुलिसकर्मी गया है, रोया भी है। और जी, जो निजी सुरक्षा अधिकारी थे, जो निजी सुरक्षा में जुटे थे उमेश पाल की, उनकी भी बहुत बुरी तरीके से हत्या की गई, और उनकी मौत की जिम्मेदारी भी न केवल असद पर बल्कि असद के साथ साथ गुड्डू मुस्लिम पर, अशरफ पर, ये जो पूरा माफिया गिरोह चल रहा था। इस समय आप ये देखिए, आज तक पर सबसे बड़ी टीम, सबसे बड़ी खबर पर शम्स ताहिर खान हमारे साथ है, कुमार अभिषेक हमारे साथ है, अरविंद ओझा हमारे साथ है और समर श्रीवास्तव हमारे साथ है, क्योंकि इस खबर की गहनता से पड़ताल होगी। जिस तरह से राजनीति हो रही है इसको लेकर, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन कुमार अभिषेक, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो बिल्कुल क्लियर है, उनके पास एविडेंस था, उनके पास इंटेलिजेंस थी और उन्होंने ये इनकाउंटर किया। क्या जानकारी निकल कर आ रही है, किस तरह की जानकारी थी उनके पास, अभिषेक? बिल्कुल गौरव, देखिए असद के फुटप्रिंट्स पुलिस के पास थे। असद कहां कहां गया, कहां कहां वो छुपा, इसकी पूरी जानकारी पुलिस के पास थी। और कानपुर से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर अजमेर शरीफ और अजमेर शरीफ से झांसी तक उसके जो कह सकते हैं उनके फुटप्रिंट्स पुलिस के पास थे। और खासकर यूपीएसटीएफ इस पर लगातार काम कर रही थी। उन्होंने उस फाइन डिटेल्स को देने से मना कर दिया कि आखिर वो उसको ट्रैक कैसे करते रहे। लेकिन एक बात उन्होंने कही थी कि एक बार असद 5 मिनट से बच गया था, यानी 5 मिनट पहले अगर यूपीएसटीएफ की टीम पहुंची होती तो पहले ही वो पकड़ लिया गया होता। आज जिस तरीके से झांसी में ये एनकाउंटर हुआ है और डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने सीधे सीधे साफ शब्दों में कहा है कि ये कहीं ना कहीं अतीक अहमद के काफिले पर हमला करने, उन्हें छुड़ाने की एक साजिश का हिस्सा था। देखिए, इस एनकाउंटर के बाद सवाल उठेंगे, इस एनकाउंटर के बाद जांच भी होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस का जो यूपीएसटीएफ है, इसके एक प्रोसीड्योर है जिसके तहत हमने कई एनकाउंटर्स देखे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी किसी भी एनकाउंटर को अदालत में गलत नहीं ठहराया जा सका है। अभी रहिए मेरे साथ, 183 एनकाउंटर हो चुके हैं, लेकिन ये सीधी तस्वीरें हम इस समय आपको झांसी से दिखा रहे हैं। झांसी में इस समय पोस्टमार्टम चल रहा है। ये एक कानूनी प्रक्रिया है, पोस्टमार्टम के लिए शवों को ले जाया जाएगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर जांचते हैं, डॉक्टर मृत घोषित करते हैं। शम्स मेरे सहयोगी हमारे साथ है। ये कानूनी प्रक्रिया है शम्स, कि जब बॉडी लाई जाती है एनकाउंटर के बाद, पहले डॉक्टर एग्जामिन करते हैं, मृत घोषित करते हैं और फिर पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। शम्स जी बिल्कुल गौरव,
जब भी ऐसा कोई एनकाउंटर होता है तो इसमें सारे जो नियम है उसका पालन किया जाता है। इसकी जब एनकाउंटर साइट से उसके बाद पुलिस की निगरानी में सरकारी अस्पताल में पहले तो आपको बॉडी ले जाया जाता है, फिर वहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है। लेकिन उससे पहले उसी जिस जगह पे जिस इलाके में ये एनकाउंटर हुआ है वहां के लोकल पुलिस में एक एफआईआर दर्ज करनी होती है और लोकल पुलिस को पूरी रिपोर्ट देनी होती है कि कैसे और क्या हुआ। यहाँ चूंकि यूपी एसटीएफ ने ये एनकाउंटर किया तो यूपी एसटीएफ को लोकल पुलिस को बताना पड़ेगा कि कब कैसे यहाँ पे क्या हुआ। इसके बाद पोस्टमार्टम के बाद जो दूसरा इसमें प्रोसीजर फिर ये है कि बॉडी जो फैमिली के लोग हैं उनको ये कहा जाएगा कि आप इस बॉडी को रिसीव करें। अब यहाँ पे एक दूसरी स्थिति है, अगर आप अतीक अहमद की पूरी फैमिली को देखें, अतीक अहमद की जो वाइफ शाइस्ता वो भी इस वक्त फरार, जो भाई, इसके अलावा आपके पति अतीक अहमद खुद जेल में, जो अशरफ अतीक अहमद का भाई वो भी पुलिस कस्टडी में। तो कुल मिलाकर ये है कि जिन लोगों को बॉडी के जो कायदे से माँ और बाप दो लोग पहले दावेदार होते हैं कानूनी तौर पर जी। तो माँ इस वक्त फरार हैं, बाप जेल में, और अतीक अहमद अभी जो थोड़ी देर पहले जिस तरीके से सामर्थ्य ने कहा कि पुलिस को बॉडी देने के लिए फिर एक तो आपको पूछना है, ये कानूनी राइट है जिसका भी इनकाउंटर हुआ उसके पेरेंट्स का। अब यहाँ पर यह है कि क्या अतीक अहमद को पुलिस ये इजाजत देगी या कानून अदालत, क्योंकि वो अदालत में अर्जी लगाएगा कि मुझे अंतिम संस्कार या फिर उसके जो उसको दफनाया जाएगा उसमें जाने की इजाजत दी जाए, या फिर वो बॉडी क्लेम करे क्योंकि यहाँ पे वाइफ है नहीं, या फिर दूसरी सूरत यह है कि क्या शाइस्ता यानी कि अतीक अहमद की वाइफ सरेंडर करेगी, क्योंकि अब सिचुएशन बदल गया है और अभी तक शाइस्ता का बाद में इसमें नाम जुड़ा और उसके बाद से वो गायब है। तो क्या अब इस एनकाउंटर के बाद शाइस्ता खुद सामने आकर पुलिस के सामने सरेंडर करेगी और वही बॉडी को क्लेम करेगी, ये भी देखना होगा। हो सकता है आज रात तक ऐसा हो, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर अतीक अहमद दूसरा, चूंकि वो बाप है सीधे, तो वो दावेदार है। लेकिन देखना यह भी होगा कि क्या यूपी पुलिस अतीक अहमद को इजाजत देती है या फिर बॉडी, क्योंकि अतीक अहमद कस्टडी में है,